7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल के ऊपर एक बहुत जोरदार हमला किया। एयर, सी, लैंड, इन तीनों रास्तों से हमास ने इतना तेज और इतना शक्तिशाली हमला किया कि 2 दिन के अंदर इजराइल के 1200 से ज्यादा लोग मारे गए। इस हमले के तुरंत बाद इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ने यह बयान दिया, Israel is at war, but though Israel didn't start this war, Israel will finish it. अब इजराइल ने हमास के ऊपर बॉर्डर क्लियर कर दिया है और इजरायली एयरफोर्स ने गाजा स्ट्रिप के ऊपर 6000 से ज्यादा बॉम्ब गिराए, जिसमें 1500 से ज्यादा लोगों की जानी गई है और 6000 से ज्यादा लोग घायल हो गए। और इजराइल ने यह कहा है कि जब तक वो हमास को पूरी तरह खत्म नहीं कर देंगे तब तक वो रुकेंगे नहीं। पर ये गाजा स्ट्रिप, ये हमास, ये सब है क्या? और इजराइल और पैलेस्टाइन का कॉन्फ्लिक्ट इतने समय से क्यों चल रहा है? इसकी जड़ क्या है? ये सॉल्व क्यों नहीं हो पा रहा? अभी जो हमास और इजराइल के बीच में वॉर चल रहा है, इसकी शुरुआत कहीं 100 साल पहले ही हुई थी। कहानी शुरू होती है लेट 19th सेंचुरी से। ये वो टाइम था जब यूरोप में ज्यूज के खिलाफ धीरे धीरे नफरत बढ़ रही थी। हालांकि उस समय यूरोप के बहुत सारे देशों में ऑलरेडी ज्यूज रहते थे और उनको ऐसा लगता था कि बाकी जो नागरिक है वो उनको अपने बराबर का नहीं समझते और उनको बाहर का समझते हैं। इसी वजह से ज्यूज को यूरोप में कोई भी ऐसी जगह नहीं थी जहां पे लगता था कि वो उनकी जगह है। बट उस टाइम यूरोप की ऐसी जगह नहीं थी जहां पे ज्यूज रहते थे। यूरोप से थोड़ा दूर एक और ऐसा एरिया था जहां पे ज्यूज रह रहे थे और ये एरिया था पैलेस्टाइन। और पैलेस्टाइन के अंदर ही एक जगह है जिसका नाम आपने बहुत सुना होगा, जेरूसलम। ज्यूज के लिए जेरूसलम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है। वो जेरूसलम को एक पवित्र जगह मानते हैं और पूरी दुनिया में जहां जहां भी ज्यूज रहते हैं वो ऐसा समझते हैं कि अगर वो पूजा भी कर रहे हैं तो वो उसी डायरेक्शन में देख के पूजा करें जहां पे जेरूसलम है। इसी वजह से जब यूरोप के ज्यूज को ऐसा लग रहा था कि कहीं पे भी उनको अपना नहीं माना जा रहा है, तो वो धीरे धीरे करके पैलेस्टाइन के, स्पेशली जेरूसलम के एरिया में आके बसने लगे। तो साल 1882 में जेरूसलम में कुल मिला के 24,000 ज्यूज रहते थे, जो कि उस समय जेरूसलम की आबादी का सिर्फ 8% था। यानी कि जो बाकी 92% था वो ज्यूज लोगों का नहीं था और इसमें जो मेजॉरिटी थी वो थी मुस्लिम्स की। अब यहाँ पे बात ये आती है कि जैसे ज्यूज के लिए जेरूसलम बहुत इंपॉर्टेंट था, वैसे ही मुस्लिम लोगों के लिए भी जेरूसलम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और मुस्लिम्स भी मक्का मदीना के बाद जेरूसलम को अपने लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट धार्मिक स्थल मानते हैं। उसके अलावा क्रिश्चियंस भी जेरूसलम को बहुत इंपॉर्टेंट मानते हैं। तो आप सोचिए, एक जगह है जेरूसलम जहाँ पे ज्यूज, मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस, तीनों धर्म के लोग इस एक जगह को बहुत ही इंपॉर्टेंट समझते हैं और ये मानते हैं कि ये जगह उनकी होनी चाहिए। तो आप सोच के देखिए कि वहां पे कितना टेंशन होगा। अगर आप भारत का भी एग्जांपल लें तो आपको पता ही होगा कि हमारे देश में भी ऐसी कुछ जगह हैं जहां पे 2 धर्म के लोग अक्सर टकराते हैं, क्योंकि उनके लिए, उनके धर्म के लिए वो जगह बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जेरूसलम में भी ऐसा ही हो रहा था। जैसा मैंने ऑलरेडी बताया कि पूरे यूरोप में ज्यूज बहुत जगह रहते तो थे, बट उनको कहीं भी ऐसा लगता नहीं था कि कोई एक जगह है जो उनकी अपनी है। बट जेरूसलम को वो अपने लिए एक पवित्र जगह और अपना घर जैसा मानते थे। तो ज्यूज के मन में धीरे धीरे विचार पैदा होने लगा कि हमारी भी एक जगह होनी चाहिए, कोई एक ऐसा देश होना चाहिए जो ज्यूज लोगों का हो, जहां पे ज्यूज मेजॉरिटी में हो। और धीरे धीरे करके ये जो विचार था, ये जो इच्छा थी, वो प्रबल होती गई और ये बन गई एक मूवमेंट जिसको कहते हैं ज़ायोनिस्ट मूवमेंट। थियोडोर हेर्जी, जिन्होंने ज़ायोनिस्ट मूवमेंट की शुरुआत की थी, उन्होंने साल 1896 में एक पैम्फलेट पब्लिश किया जिसका नाम था डेयर जुडेनस्टाट। और इसमें उन्होंने कहा कि ज्यूज लोगों का एक कंट्री होना चाहिए जहां पे वो ही रहे, वो लोग मेजॉरिटी में हो। और ये पहली बार था जब ऑफिशियली इस बात को कहा गया कि हाँ, ज्यूज लोगों का भी एक कंट्री हो सकता है। इसके पहले तक ये बस एक विचार था, एक इच्छा थी, एक मूवमेंट था, बट अब इसको एक प्रॉपर डायरेक्शन मिल चुकी थी। और उन्होंने जो इस ज्यूश कंट्री की मांग की थी, जिसका विचार रखा था, वो कहां पे रखा था? पैलेस्टाइन के जेरूसलम के पास। पर अब यहाँ पे दिक्कत ये थी कि 1896 में जब उन्होंने इस पैम्फलेट को पब्लिश किया था और एक ज्यूश स्टेट की मांग की थी, उस समय जेरूसलम था पैलेस्टाइन में और पैलेस्टाइन था ऑटोमन अंपायर के कंट्रोल में। आप एक बार इमेजिन करो कि आप उस समय के ऑटोमन अंपायर के मेन आदमी हो, राजा हो, और आपको बताया जा रहा है कि आपके अंपायर में से एक टुकड़ा निकाल के दे दिया जाएगा ज्यूज लोगों को और वो उसको अपना कंट्री बना लेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है कि ऑटोमन अंपायर ये ज़ायोनिस्ट मूवमेंट के खिलाफ था। वो नहीं चाहता था कि एक अलग ज्यूज स्टेट बने उनके अंपायर के अंदर से। पर इसके बावजूद भी पैलेस्टाइन के एरिया में और स्पेशली जेरूसलम के आसपास ज्यूश लोगों की आबादी धीरे धीरे बढ़ रही थी। मैंने आपको भी बताया कि साल 1882 तक आते आते जेरूसलम में ज्यूश लोगों की आबादी हो गई थी लगभग 24,000, जो कि पूरी जेरूसलम की आबादी का 8% था। बट साल 1914 तक आते आते ये नंबर 24,000 से बढ़ के हो गया था 94,000, जो कि पूरे जेरूसलम की आबादी का 13.6% था। इतना बड़ा इंक्रीज हो गया था। और फिर 1914 में ही होता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। अब इस लड़ाई में एक तरफ थे ब्रिटेन, फ्रांस और रशियन अंपायर और दूसरी तरफ थे जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी अंपायर और ऑटोमन अंपायर। ब्रिटिश लोग ऑब्वियसली चाहते थे कि इस लड़ाई को वो जीते और जर्मनी और ऑटोमन अंपायर को हराएं। और ब्रिटिश लोग ये भी जानते थे कि बहुत सारे ज्यूज
ये पैलेस्टाइन में जेरूसलम के अलावा रशियन एम्पायर में, ब्रिटेन में और अमेरिका में भी रहते हैं। तो उन ज्यूज लोगों का सपोर्ट पाने के लिए ब्रिटिश लोगों ने कहा कि वो अब ओपनली सपोर्ट करते हैं ज़ायोनिस्ट मूवमेंट को। मतलब वो इस बात को सपोर्ट करते हैं कि हाँ, पैलेस्टाइन के एरिया में जेरूसलम के पास एक जूइश कंट्री बननी चाहिए। और इसी वजह से साल 1917 में ब्रिटेन ने एक बेल्फोर डिक्लेरेशन अनाउंस किया, जिसमें उन्होंने ये बात साफ साफ कही है कि हम इस बात को सपोर्ट करते हैं कि पैलेस्टाइन में एक जूइश स्टेट बनना चाहिए। ये उस जमाने के लिए एक बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ था कि ज़ायनिस्ट मूवमेंट को और एक सेपरेट जूइश स्टेट को एक सुपर पावर ब्रिटेन ने ओपनली सपोर्ट किया था। अब हम आते हैं साल 1918 में। वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हो जाता है, ब्रिटेन की जीत हो जाती है और ऑटोमन एम्पायर हार जाता है। वॉर खत्म होने के बाद ऑटोमन एम्पायर पूरी तरह डिसइंटीग्रेट हो जाता है, टूट जाता है और अलग अलग हिस्सों में बढ़ जाता है। सारे देश मिलकर डिसाइड करते हैं कि अब फ्यूचर में कोई वॉर ना हो, इसी वजह से हम सारी बातों को मिल के बातचीत से निपटा लें। इस वजह से एक संगठन बनाते हैं, ग्रुप बनाते हैं, जिसका नाम वो रखते हैं लीग ऑफ नेशंस। लीग ऑफ नेशंस से डिसाइड करते हैं कि अब जो पैलेस्टाइन का एरिया है उसमें जो एडमिनिस्ट्रेशन होगा, कंट्रोल होगा, वो ब्रिटिश लोगों का होगा। अब ब्रिटेन ने तो ऑलरेडी 1917 में बेल्फोर डिक्लेरेशन किया हुआ था, उन्होंने ओपनली सपोर्ट किया था एक जूइश स्टेट को, तो इसी वजह से वो इसी बात को और आगे बढ़ाते हैं और इसी वजह से अब पैलेस्टाइन में जो ज्यूइश लोग हैं वो और ज्यादा मात्रा में आने लगते हैं। अब समय आता है 1930s का, जब जर्मनी में हिटलर का राज था और हिटलर ओपनली ज्यूइश लोगों को अपोज कर रहा था। तो इस वजह से जर्मनी से निकल के, पोलैंड से निकल के और बाकी और भी यूरोप के बहुत सारे एरियाज थे, वहां से भाग भाग के ज्यूस और भी ज्यादा पैलेस्टाइन में आ रहे थे, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे वो लोग सेफ होंगे। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि हिटलर के डर की वजह से पैलेस्टाइन में ज्यूस की आबादी और बहुत ज्यादा बढ़ती है। मैंने आपको भी बताया कि 1914 में जेरूसलम में 94,000 ज्यूस थे। अब 1936 की बात करें तो जेरूसलम में 3,84,000 ज्यूस थे, जो कि पूरी जेरूसलम की आबादी के 28% लोग थे। मैं आपको एक बार फिर से याद दिला देता हूँ, जेरूसलम में ज्यूस लोगों की आबादी बढ़ रही थी और जेरूसलम था पैलेस्टाइन में। पैलेस्टाइन अब ब्रिटिश कंट्रोल में था, बट अभी भी पैलेस्टाइन में ज्यादा जो मात्रा थी वो अरब लोगों की थी और अरब लोगों को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी कि ब्रिटिश लोग बाहर से आए हैं, हमारे एरिया को कंट्रोल कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हमारे एरिया में से एक स्टेट निकाल के ज्यूइश लोगों को दे देंगे। तो इसी वजह से साल 1937 में एक अरब रिवोल्ट होता है, जिसमें अरब्स और ज्यूज में आपस में बहुत लड़ाई होती है, हिंसा होती है। हालांकि कहने के लिए ब्रिटेन पैलेस्टाइन के एरिया को कंट्रोल कर रहा था, बट अरब्स और ज्यूज में जो लड़ाई हो रही थी इसको वो सॉल्व नहीं कर पा रहे। अब हम आते हैं साल 1945 में, जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो चुका है, हिटलर की मौत हो चुकी है, बट अब बहुत सारे ज्यूज ऑलरेडी जेरूसलम में और पैलेस्टाइन के एरियाज में बस चुके हैं। वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के बाद एक बार फिर से सारे देश साथ में आते हैं और वो इस बात को डिसाइड करते हैं कि हम एक ग्रुप बनाते हैं जिसका काम ये रहेगा कि अगर फ्यूचर में कभी लड़ाई हो रही है, कोई टेंशन बन रही है, तो बातचीत करके बिना वायलेंस किए हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। और इस ग्रुप का नाम रखा जाता है यूनाइटेड नेशंस। सारी बड़ी सुपर पावर्स, अमेरिका, ब्रिटेन, यूएसएसआर, फ्रेंच, सब लोग इसका हिस्सा थे। ब्रिटेन भी इस बात को देख रहा था कि वो पैलेस्टाइन के इशू को सॉल्व नहीं कर पा रहा है, अरब्स और ज्यूज में जो लड़ाई चल रही है उसमें वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो 1947 में वो हाथ खड़े कर देते हैं, अब यूएन से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप यहाँ पे आओ और आप इस चीज का कुछ सॉल्यूशन निकालो। अब यूनाइटेड नेशंस इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करता है, अपनी एक स्पेशल कमेटी बनाता है जिसमें बहुत सारे कंट्रीज के मेंबर्स थे और उस कमेटी को कहा जाता है कि आप इस पूरे प्रॉब्लम का एक अच्छा सॉल्यूशन निकालो जिसमें ज्यूस लोग भी शांत हो जाए और अरब लोगों के साथ भी नाइंसाफी ना हो। यह कमेटी सजेस्ट करती है कि ये जो पूरा पैलेस्टाइन का रीजन है, हमको इसको 2 हिस्सों में बांट देना चाहिए। एक होना चाहिए ज्यूइश स्टेट जहां पे ज्यूस लोग मेजोरिटी में हो, और एक होना चाहिए अरब स्टेट जहां पे अरब लोग मेजोरिटी में हो। ये जो आपको मैप दिख रहा है स्क्रीन पे, इसमें आप देख सकते हैं कि कैसे यूनाइटेड नेशंस ने एक हिस्सा अरब लोगों को दिया और एक हिस्सा ज्यूइश लोगों को दिया। ये मैप देख के ही पता चलता है कि इन दोनों ग्रुप्स में लड़ाई होनी ही है, क्योंकि पैलेस्टाइन का 55% हिस्सा ज्यूज लोगों को दे दिया गया था और अरब्स को सिर्फ 45% मिला। और जो पैलेस्टाइन का सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल हिस्सा था जेरूसलम, उसको ना अरब लोगों को दिया गया ना ज्यूज लोगों को दिया गया। वहां पे यूनाइटेड नेशंस ने कहा कि हम इस एरिया को कंट्रोल करेंगे। यूनाइटेड नेशंस ने ये जो पैलेस्टाइन को डिवाइड किया था, ये बहुत शॉकिंग था, खास करके अरब लोगों के लिए, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि उनको ज्यादा हिस्सा मिलेगा पैलेस्टाइन का, बट ऐसा नहीं हुआ। और इसी वजह से पैलेस्टाइन में जो अरब्स थे और पैलेस्टाइन के आसपास के जो बाकी अरब कंट्रीज भी थे, उन्होंने यूनाइटेड नेशंस के इस विभाजन को रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने ये कहा कि यूनाइटेड नेशंस ने जानबूझ के विभाजन इस तरह से किया है ताकि यहाँ पे वेस्टर्न कंट्रीज जो हैं, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, उन लोगों का ज्यूज के थ्रू पैलेस्टाइन में दबदबा बना रहे। और पैलेस्टाइन में जो अरब्स थे उनका सपोर्ट बाकी नेबरिंग अरब कंट्रीज कर रही थी, स्पेशली इजिप्ट, लेबनान, जॉर्डन, सीरिया और सऊदी अरेबिया। बट दूसरी तरफ
पैलेस्टाइन में जो ज्यूज थे वो यूनाइटेड नेशंस के इस फैसले से पूरी तरह खुश थे, वो इस विभाजन से कोई उनको कंप्लेंट नहीं थी। तो 14 मई साल 1948 को ज्यूज लोगों ने अपना एक नया कंट्री बनाया। उन्होंने कहा कि अब वो पैलेस्टाइन से स्वतंत्र हो चुके हैं और इस कंट्री को ज्यूज लोगों ने नाम दिया इजराइल। और इसी वजह से 14 मई को कहा जाता है कि इजराइल का जन्म हुआ। और क्योंकि अब ब्रिटिश लोगों ने पैलेस्टाइन से अपने हाथ झाड़ लिए थे, तो 1948 में जैसे वो लोग यहाँ से निकले और इजराइल ने अपनी इंडिपेंडेंस घोषित की, उसके अगले ही दिन 15 मई साल 1948 को जो अरब कंट्रीज थी उनके सपोर्ट के साथ पैलेस्टाइन के लोगों ने हमला कर दिया इजराइल के ऊपर। इसी लड़ाई को कहा जाता है फर्स्ट इजरायली अरब वॉर। इसमें एक तरफ थे इजराइल और दूसरी तरफ थे अरब कंट्रीज, जिसमें ज्यादा मेन प्लेयर्स थे इजिप्ट, जॉर्डन, लेबनान, इराक, सीरिया और यमन। हालांकि इसमें ऊपर से देखने से लगता है कि इजराइल पूरी तरह अकेला था, बट वो अकेला नहीं था। उनको सपोर्ट था ब्रिटेन, फ्रांस और यूनाइटेड स्टेट्स का। फर्स्ट इजरायली अरब वॉर में 1949 में इजराइल की जीत हो जाती है। अभी मैंने आपको बताया कि 1947 में यूनाइटेड नेशंस ने जो पैलेस्टाइन का विभाजन किया था उसमें कुछ एरिया इजराइल को मिला था और कुछ एरिया अरब लोगों को मिला था। बट अब 1949 में जब इजराइल लड़ाई जीत चुका था तो उन्होंने कहा कि यूनाइटेड नेशंस ने जितना हमको दिया था हम उससे ज्यादा एरिया लेंगे। और इसी वजह से पैलेस्टाइन का मैप एक बार फिर से चेंज हुआ। इजराइल के पास ज्यादा टेरिटरी आ गई और अब सिर्फ 2 एरियाज बचे जो इजराइल के हाथ में नहीं थे। इसमें से एक एरिया था जिसको वेस्ट बैंक कहा जाता है, ये मिला जॉर्डन को, और दूसरा एरिया था गाजा स्ट्रिप या गाजा पट्टी जो मिला इजिप्ट को। अब अगर आप पैलेस्टाइन के मैप को देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि बेसिकली इस लड़ाई के बाद अरब लोगों को पैलेस्टाइन में कुछ मिला ही नहीं। जो उनको थोड़ा बहुत मिल रहा था वो भी इस लड़ाई के बाद वो हार गए। तो अब पैलेस्टाइन में जो अरब थे उनके पास कोई ऐसी जगह ही नहीं थी जिसको अपना कह सके, इसीलिए उन्होंने भागना शुरू किया यहाँ से। और वो या तो गए वेस्ट बैंक में, या वो लोग गए गाजा स्ट्रिप में, या फिर बाकी आसपास की कंट्रीज में जैसे इजिप्ट, जॉर्डन। और इस इवेंट को अरेबियन हिस्ट्री में एक बहुत बड़ा काला धब्बा माना जाता है। वो लोग इसको नकबा कहते हैं, यानी तबाही। अब आप मैप में देख सकते हैं कि एक जमाने में जो पैलेस्टाइन था वो अब पूरा इजराइल के हाथ में था, बट उसके आसपास जो अरब कंट्रीज थी उनके साथ इजराइल की बहुत टेंशन चल रही थी। और इसी वजह से अब इजराइल ने अपने रिलेशन स्ट्रॉन्ग किए वेस्टर्न सुपर पावर्स के साथ, खास करके अमेरिका और ब्रिटेन। इजराइल ने अपने देश में टेक्नोलॉजी को इंप्रूव किया, इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव किया और अपने वेपन सिस्टम को बहुत ही मॉडर्न बनाया। आज भी बहुत सारे वेपन सिस्टम्स पूरी दुनिया भर में ऐसे हैं जो इजराइल के बनाए हुए हैं। अब हम आते हैं साल 1967 पे। एक बार फिर से इजराइल के आसपास जो अरब कंट्रीज थे उन्होंने हमला किया इजराइल के ऊपर। इसमें वापस एक तरफ था इजराइल और दूसरी तरफ थे इजिप्ट, जॉर्डन, सीरिया, लेबनान, इराक और सऊदी अरेबिया। इस लड़ाई की शुरुआत हुई 5 जून को और 10 जून को ये लड़ाई खत्म हो गई। इसी वजह से इस लड़ाई को द 6 डेज वॉर कहा जाता है और इस लड़ाई में जीत हुई इजराइल की। एक बार फिर से इजराइल ने इतने सारे कंट्रीज को हरा दिया। इस लड़ाई को जीतने के बाद अब इजराइल ने क्या किया, उन्होंने कहा कि ये जो गाजा स्ट्रिप है जो इजिप्ट के पास है और वेस्ट बैंक जो जॉर्डन के पास है, इन 2 एरियाज को भी हम ले लेंगे। तो अब पूरी तरह से ये पूरा जो एरिया था पैलेस्टाइन का एक जमाने में वो अब पूरी तरह इजराइल के पास था। और इजराइल यहां तक रुके नहीं, उन्होंने इजिप्ट का सिनाई पेनिनसुला भी कैप्चर कर लिया और सीरिया से गोलन हाइट्स भी कैप्चर कर लिया। इसके बाद यूनाइटेड नेशंस ने फिर से इंटरवीन किया, इजराइल से बात की और इजराइल ने चलो इजिप्ट वाला जो सिनाई पेनिनसुला का एरिया था वो उनको वापस कर दिया। बट अभी भी गाजा स्ट्रिप और वेस्ट बैंक इजराइल के ही पास था। उन्होंने कहा इसको तो वापस नहीं करेंगे। अब यहाँ पे जब आप इजराइल के मैप को देखेंगे तो आपको साफ दिखाई पड़ेगा कि सब कुछ इजराइल के पास है। कोई भी ऐसा एरिया नहीं है इजराइल के पास जो इजराइल के हाथ में नहीं है। तो यहाँ देख के साफ सब लगता है कि लड़ाई खत्म हो जानी चाहिए, बट रियलिटी में ऐसा नहीं होता है। कभी भी अगर 2 देशों में लड़ाई हो रही है और आप सोच रहे हैं कि हम इस देश को हरा देते हैं, उनके एरिया को कैप्चर कर लेते हैं तो लड़ाई खत्म हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है। और यहाँ पे भी वही हुआ। हालांकि 2 बार ऐसा हो चुका था 1948 और 1967 में, जब सारे अरब कंट्रीज ने एक साथ मिलके इजराइल से लड़ाई की थी और वो हारे भी थे। फिर भी अभी भी अरब लोगों के उनमें था कि पैलेस्टाइन का हिस्सा उनको मिलना चाहिए। इजराइल का जो पूरा उन्होंने कंट्रोल कर लिया है उसमें अरब लोगों का भी हिस्सा होना चाहिए। इसी वजह से 1964 में अरब लोगों ने मिलकर एक नए ग्रुप का संगठन किया जिसका नाम रखा गया PLO, यानी पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसका मकसद ये था कि इजराइल ने जो सारे एरिया अपने हाथ में करके रखे हैं उसमें से अरब लोगों को एक अलग हिस्सा मिलना चाहिए जिसको वो लोग पैलेस्टाइन कहेंगे। हालांकि अगर आप पेपर पे देखेंगे तो पैलेस्टाइन कहीं पे भी नहीं था, बट अरब चाहते थे कि उनको पैलेस्टाइन मिले। तो पहले तो PLO की स्ट्रेटेजी ये थी कि वो लड़ाई करके, वायलेंस को यूज करके इजराइल से पैलेस्टाइन अलग करवाएंगे। बट धीरे धीरे उनको ये बात समझ में आने लगी कि वायलेंस यूज करके वो इजराइल से पैलेस्टाइन अलग नहीं करवा सकते। और इसी वजह से धीरे धीरे PLO ने अपनी स्ट्रेटेजी में चेंज किया और इस बात का असर धीरे धीरे होने लगा, क्योंकि 1974 में
एक यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली हुई थी, उसमें उन्होंने ऑफिशियली इनवाइट किया पीएलओ को। अभी तक तो वो पीएलओ को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मान रहे थे, बट जब अपनी एक ऑफिशियल असेंबली में वो लोग ऑफिशियली इन्वाइट कर रहे हैं पीएलओ को, तो इस बात से पता चलता है कि यूनाइटेड नेशंस भी मानने लग गए थे कि चलो हाँ, हम बात कर सकते हैं कि पैलेस्टाइन बना दिया जाए इजराइल से निकाल के। पर ध्यान रखिए कि अभी भी पूरा एरिया जो था वो इजराइल के ही हाथ में था, और गाजा स्ट्रिप, वेस्ट बैंक, यहाँ पे जो अरब रहते थे उनको ऐसा लगता था कि इजराइल वाले जो लोग हैं वो उनके ऊपर कंट्रोल कर रहे हैं, उनके ऊपर शासन लगा रहे हैं। इसी वजह से 1987 में एक बार फिर से रेवोल्यूशन होता है और अरब लोग कहते हैं कि हमको इजराइल के नीचे नहीं रहना। फिर से इजराइल के ज्यूस और अरब्स में टेंशन होती है, और ये जो पूरी टेंशन चल रही थी ये खत्म होती है फिर 1993 के ऑस्लो अकॉर्ड में। 1993 के ऑस्लो अकॉर्ड्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पहली बार ऐसा हुआ था कि उस जमाने के जो इजरायली प्राइम मिनिस्टर थे यित्ज़हाक राबिन और पीएलओ के जो चेयरमैन थे यासिर अराफात, उन्होंने हाथ मिलाया और इन्होंने इस बात को माना कि ठीक है, गाजा स्ट्रिप और वेस्ट बैंक का जो एरिया है वो इजराइल वापस कर देगा और उस एरिया को मिला के आप एक कंट्री बना सकते हो, पैलेस्टाइन। तो बेसिकली इजराइल ने इस बात को मान लिया कि हम इन दोनों एरियाज को छोड़ देंगे। ये एक बहुत बड़ी बात थी, डिप्लोमेटिकली एक बहुत बड़ी जीत थी दोनों देशों के लिए, क्योंकि बिना किसी हिंसा के इजराइल ने इस बात को मान लिया था कि हम इन एरियाज को छोड़ देंगे। और अब ऐसा लग रहा था कि फाइनली इजराइल और पैलेस्टाइन में शांति हो जाएगी, क्योंकि इजराइल ने कह दिया था कि पैलेस्टाइन अपना कंट्री अलग से बना सकता है। बट फिर से भी बात आती है कि पेपर पे जो होता है और रियलिटी में जो होता है उसमें काफी अंतर होता है। कहने के लिए इजराइल ने कह दिया था कि अब वो गाजा स्ट्रिप और वेस्ट बैंक को छोड़ देंगे, बट अभी भी इन दोनों एरियाज में बहुत सारे ज्यूज रहते थे और एक्चुअली इजरायली गवर्नमेंट भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उनको सपोर्ट कर रही थी। और ये ऐसा नहीं था कि 100-200 इजरायली वहां पे रह रहे हैं, लाखों की तादाद में वहां पे इजरायली थे। तो अब अगर आपने कह भी दिया है पैलेस्टाइन को कि ठीक है वेस्ट बैंक आप ले जाओ, बट वेस्ट बैंक में इतने सारे जो इजरायलीज हैं लाखों की तादाद में, उनके लिए आप क्या करोगे? तो इसी वजह से उन्होंने डिसाइड किया कि ये जो वेस्ट बैंक का एरिया है जिसके अंदर ऑलरेडी इतने इजरायलीज रहते हैं, उसको भी हम मिल के एडमिनिस्टर करेंगे। अब इजराइल के अंदर भी ऐसे बहुत सारे लोग थे जिनको ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई कि इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ने जाके इस बात को मान लिया कि हम पैलेस्टाइन एक अलग कंट्री बना देंगे। और इसी वजह से साल 1995 में इजराइल के प्राइम मिनिस्टर को गोली मार दी गई। और दूसरी तरफ पैलेस्टाइन के जो अरब्स थे वो भी इस बात से खुश नहीं थे कि क्या ये पीएलओ ने जाके डील साइन कर ली, इसमें हमको कहने के लिए गाजा स्ट्रिप और वेस्ट बैंक मिला तो सही, बट वो भी पूरी तरह से नहीं मिला, उसमें भी इजरायली लोग रहते हैं। तो इस वजह से पैलेस्टाइन के कुछ अरब्स ऐसे थे जिनको लग रहा था कि पीएलओ किसी काम का नहीं है, एक नया ग्रुप बनाना चाहिए। और यहाँ पे एंट्री होती है एक नए संगठन की जिसका नाम था हमास। हमास इजराइल के साथ बातचीत करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थे। उनको ये था कि हम लड़ाई करके इनकी नाक में दम करके इनको यहाँ से निकालेंगे और पैलेस्टाइन का पूरा एरिया अपने हाथ में नहीं। साल 2000 में एक बार फिर से रिवॉल्यूशन होता है पैलेस्टाइन में, और 2005 में इजराइल क्या करता है, वो गाजा स्ट्रिप से जो उनका एन्क्लेव था, जो उनकी आर्म फोर्सेस थी, उनको वहां से निकाल देता है। अब आता है साल 2006 और गाजा में इलेक्शंस होते हैं। इसमें एक तरफ थे जो पीएलओ को रिप्रेजेंट कर रहे थे फतेह, और दूसरी तरफ थे हमास। इस इलेक्शंस में हमास की एक बहुत नैरो मार्जिन से जीत हो जाती है और अब वो पीएलओ के रिप्रेजेंटेटिव्स को गाजा से निकाल देते हैं। जब इजराइल इस बात को देखता है कि हमास, जिनको वो लोग एक टेररिस्ट ग्रुप मानते हैं, उनकी जीत हो गई है गाजा में, तो वो ये कहते हैं कि हम पूरी तरह से गाजा स्ट्रिप को ब्लॉकेड लगा देंगे। मतलब अब गाजा में पानी के रास्ते से या जमीन के रास्ते से कोई पहुंच नहीं सकता। और इसी वजह से अब गाजा में जो लोग रहते थे, वहां पे जो पॉपुलेशन थी, उनकी हालत बहुत खराब हो जाती है। यूनाइटेड नेशंस की डेटा के हिसाब से गाजा की 81% पॉपुलेशन गरीबी में रहती है और 63% पॉपुलेशन ऐसी है जिनको फूड सिक्योरिटी की प्रॉब्लम है, उनको खाना भी नहीं मिल पा रहा है। और इसी वजह से पूरे इंटरनेशनल लेवल पे इजराइल की काफी निंदा की जाती है कि उन्होंने ब्लॉकेड लगा रखा है। और उसके अलावा इजराइल की इस बात के लिए भी निंदा की जाती है कि वेस्ट बैंक में इतने सारे इजरायली लोग जो रहते हैं, जिसको सपोर्ट किया है इजरायली गवर्नमेंट ने, वो उनको नहीं करना चाहिए था। ये थी पूरी हिस्ट्री इजराइल और पैलेस्टाइन के कॉन्फ्लिक्ट। अब लेटेस्ट डेवलपमेंट ये है कि 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने एक बहुत ही जोरदार अटैक लॉन्च किया है गाजा स्ट्रिप से इजराइल की टेरिटरी के ऊपर। ये अभी तक के हमास के अटैक से बहुत ज्यादा घातक है, क्योंकि 2 ही दिन के अंदर 1200 से ज्यादा लोगों की जानें चली गई हैं। इसके जवाब में इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि इस लड़ाई की शुरुआत उन्होंने नहीं की है, बट अब वो तब ही दम लेंगे जब वो हमास को पूरी तरह से खत्म कर देंगे। भारत में प्रधानमंत्री मोदी ने इस अटैक को एक टेररिस्ट अटैक कहा है और इजराइल के साथ अपना समर्थन पेश किया है। अब देखना यह है कि जब ये कॉन्फ्लिक्ट खत्म होता है तो क्या इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट का कोई फाइनली रिजल्ट निकलेगा। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल जिज्ञासियम को सब्सक्राइब जरूर करें।